Yes, a very good evening to all of you. Welcome you all. In today's class, we are going to solve questions on company final accounts. आज अपने क्लास में प्रॉब्लम 4 सॉल्व करेंगे. चलो पढ़ते प्रॉब्लम 4 को. The following is the trial balance of Sigma Limited as on 31st March 2022. तो सिग्मा लिमिटेड का ट्रायल बैलेंस अपने को दिया हुआ है. क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 and a balance sheet as on that date as per Schedule 3 of the Companies Act 2013, taking into account the following adjustment. नीचे में सारे adjustments दिए हुए. A to H. You're also required to prepare रेट्स टू अकाउंट्स नहीं होगा, वो नोट्स टू अकाउंट्स होगा इन रिलेशन टू रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस छोड़ो, अपने को सभी के लिए नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करना है. तो आओ सबसे पहले फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं. फॉर्मेट प्रिपेयर करो, ठीक है. टेक 2 minutes का टाइम एंड प्रिपेयर द फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ सिग्मा लिमिटेड. आफ्टर प्रिपेयरिंग द फॉर्मेट चैट बॉक्स में यस या डन बोलकर टाइप कर देना. फॉर्मेट प्रिपेयर करने के बाद चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट अपने देंगे फाइनल अकाउंट्स में दो जगह. सो पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? अब आप देखना ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे कितना स्मूथ होगा, और आप ये भी फील करोगे कि लोग ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में सिमिलर टाइप ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन को रिपीट करता है, तो एक स्मूथनेस आ जाएगा. वही सेम टाइप का एडिशन इंफॉर्मेशन हर क्वेश्चन में रिपीट कर रहा है. तो क्वेश्चन इसलिए मैं बोलता हूं प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे. पहला एडिशन इंफॉर्मेशन क्या है? स्टॉक ऑन 31st March 2022 वाज वैल्यूड एट 98,000. इसका अपने क्या करेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स में जाकर चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, opening stock less closing stock, changes in inventories of finished goods, WIP, stock in trade, opening stock less closing stock, closing stock कितना है? 98,000 का है, तो उसको लेस कर दिए. 98,000 का तो उसको लेस कर दिए. नेक्स्ट इसका दूसरा ट्रीटमेंट कहां जाएगा? करेंट एसेट्स में अपने इन्वेंट्रीज में लिखेंगे ए इन्वेंटरीज. ए इन्वेंट्रीज कितना? 98,000. ए इन्वेंट्रीज 98,000. देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? दो जगह इफेक्ट चला गया इसका, ठीक है. नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? depreciate plant and machinery at the rate of 15%, furniture at the rate of
10%। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी कितना है देखो, प्लांट एंड मशीनरी कितना है 1,23,000 नीचे की तरफ, 1,23,000 नीचे की तरफ। फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना है 20,000, थोड़ा ऊपर की तरफ 20,000। उसमें से अपने डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे और डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट नोट अपने नोट 2 प्रिपेयर करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टैंजिबल्स। ठीक है, टैंजिबल्स, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू कितना है 1,23,000 लेस depreciation at the rate of 15%, 1,23,000 का 1,23,000 का 15% कितना 18,450, 18,450 लेस करके आउटर कॉलम में कितना आ रहा है 1,04,000, 1,04,550, then furniture and fixtures कितना 20,000 less depreciation at the rate of 10%, कितना 2,000, कितना आ रहा है 18,000। ठीक है, राइट, ओके। दो एक लाइन का जगह और छोड़ दो, देन अपने डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस अलग से नोट करेंगे, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन इंटेंजिबल्स पर होता है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 18,450, depreciation on furniture and fixtures 2,000। थोड़ा जगह छोड़ दो, थोड़ा जगह छोड़ दो, क्या पता और कोई एडजस्टमेंट्स हो। डिप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट डन। देन क्या बोल रहे हैं ऑन 31st मार्च ए एंड बी डन। सी में देखो ऑन 31st मार्च 2022 आउटस्टैंडिंग रेंट amounted to 800 while outstanding salaries total 1,200। तो अपने क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज रेस्पेक्टिवली रेंट के एक्सपेंस एंड सैलरीज के एक्सपेंस में ऐड करेंगे। एंड दूसरा इफेक्ट क्या होगा आउटस्टैंडिंग रेंट एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज अदर करेंट लाइबिलिटीज में भी शो करेंगे। रेंट का एक्सपेंस किधर जाएगा अदर एक्सपेंसेस के नोट में, रेंट का एक्सपेंस किधर जाएगा अदर एक्सपेंसेस के नोट में,
एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज किधर, एंड सैलरीज का एक्सपेंस किधर जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। सैलरीज का एक्सपेंस किधर जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। रेंट कितना है 5,000, सैलरीज कितना है 10,000, ट्रायल बैलेंस में देख लो। ठीक है, तो अगला नोट जो अपने प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज नोट 4, अदर एक्सपेंसेस के लिए, जिसमें अपने रेंट कितना है 5,000, रेंट कितना है 5,000, एड आउटस्टैंडिंग कितना है 800, कितना है टोटल 5,800 अदर एक्सपेंसेस। जगह छोड़ दो, ठीक है, 3-4 लाइन का जगह छोड़ दो। देन नेक्स्ट नोट में लिखो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में सैलरीज कितना 10,000, एड आउटस्टैंडिंग कितना 1,200, टोटल कितना आ रहा है 11,200। ठीक है, टोटल कितना आ रहा है 11,200। देन आउटस्टैंडिंग रेंट एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज अपने नेक्स्ट नोट में लिखेंगे अदर करेंट लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 800, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200। दो एक लाइन का जगह छोड़कर नोट 7 में आ जाओ। तो ये वाला एडिशनल इंफॉर्मेशन का भी 2 जगह ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, इसको अपने क्या करते हैं बोलो तो, इसका ट्रीटमेंट सोल ट्रेडर के फाइनल अकाउंट्स में क्या करते थे अपने, डेटर्स डेटर्स का जो बैलेंस होता था उस पर 5% कंप्यूट करते, फिर बैलेंस शीट में डेटर्स का अमाउंट से लेस करते, लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5%। फिर ये 5% का जो प्रोविजन हम लोगों ने क्रिएट किया उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड में लिखते थे। देखो, ओपनिंग प्रोविजन का कोई बैलेंस है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का कोई ओपनिंग बैलेंस है, आंसर इज नो। तो अपने कंपनी फाइनल अकाउंट्स के केस में भी वैसा ही करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए एक नोट बनाएंगे जिसमें डेटर्स का अमाउंट लिखेंगे, उस पर 5% कंप्यूट करेंगे, लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5% के हिसाब से। फिर जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का अमाउंट आएगा उसको अपने अदर एक्सपेंसेस में लिखेंगे, अदर एक्सपेंसेस में लिखेंगे, पीएल में डेबिट करेंगे। पीएल में डेबिट करना मतलब क्या, और कोई हेड बचा नहीं है अदर एक्सपेंसेस के अलावा। प्रोविजन को क्या करता है, पीएल में डेबिट ही करता है ना। अब
कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में और कोई हेड बचा नहीं अदर एक्सपेंसेस के अलावा, तो अदर एक्सपेंसेस में प्रोविजन का अमाउंट लिखेंगे। इतना सिंपल है। डेटर्स कितना है? 26,200। सो नेक्स्ट नोट अपने बना रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है वैसे? ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स कितना बोला? 26,200। 26,200 उसमें लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स at the rate of 5%। 26,200 का 5% कितना हो गया? 1310। उसको अपने लेस करके दिखाएंगे। 24,890। 24,890। 24,890। ट्रेड रिसीवेबल्स में एक दो लाइन का जगह छोड़ दो, क्या पता बिल्स रिसीवेबल हो क्वेश्चन में, तो एक दो लाइन का जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, एक दो लाइन का जगह छोड़ देते, क्या पता बिल्स रिसीवेबल हो। फिर अपने क्या करेंगे? अदर एक्सपेंसेस में 1310। अदर एक्सपेंसेस के लिए नोट बनाया ना, जहां पर रेंट लिखा था वहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1310 लिखेंगे। आई बात समझ में? यस और नो? पीएल में डेबिट करेंगे ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यहां तक क्लियर? ओके। देन क्या करना है? प्रोविजन फॉर टैक्स टू बी मेड एट द रेट ऑफ 30%। प्रोविजन फॉर टैक्स टू बी मेड एट द रेट ऑफ 30%। ये तो एकदम सबसे पुराना एडजस्टमेंट हो गया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाओ, करेंट टैक्स से बगल में लिखो 30% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में कर प्रोविजन फॉर टैक्स लिखकर छोड़ दो। बट इस बार अपने क्या कर रहे हैं? प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के लिए एक नोट बना रहे हैं। इसका रीजन आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर टैक्स, इट इज 30% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये तब निकलेगा जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट अपने को पता चलेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? एंड रेट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेस 20.6%। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके लिए एकदम चिंता ना करें, बिकॉज करंट लॉस के हिसाब से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हैज बीन अबॉलिश्ड। अब हमारे बीच डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं है। बट फिर भी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है कि अपने को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 20.6% के हिसाब से प्रोविजन क्रिएट करना है। अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स उसी पर लगता है जो डिविडेंड अपने डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो जो डिविडेंड ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है शेयर होल्डर्स में, उसी पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है। पिछले क्वेश्चन में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे हो चुका था। पिछले क्वेश्चन में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे हो चुका था। ट्रायल बैलेंस में इसीलिए वो था, बिकॉज वो पे हो चुका था। ट्रायल बैलेंस में इसीलिए वो था बिकॉज वो पे हो चुका था। फिर उसका एक ही जगह ट्रीटमेंट गया। वो कहां गया? सरप्लस में। सरप्लस के हेडिंग में, सरप्लस के हेडिंग के नीचे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अपने जहां पर लेस इंटरिम डिविडेंड किए थे,
वहीं लेस इंटरिम डिविडेंड के नीचे में लेस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स किए थे। अभी ये वाले क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क है? ये वाले क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड तो पे हो चुका है, बट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे नहीं हुआ, उसको हो जाना चाहिए था। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के लिए अपने क्या करेंगे? प्रोविजन क्रिएट करेंगे एट द रेट ऑफ 20.56%। किस अमाउंट पर? 8,000 का जो इंटरिम डिविडेंड है उस पर। 8,000 इंटू 20.56 करो, कितना आ रहा है? 1645। तो 1645 का अपने को प्रोविजन क्रिएट करना है। ये वाले क्वेश्चन में ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे नहीं हुआ, प्रोविजन क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे? सब दो जगह ट्रीटमेंट आएगा, दो जगह ट्रीटमेंट आएगा। सबसे पहले अपने सरप्लस के हेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे जहां पर अपने लेस इंटरिम डिविडेंड करेंगे, जहां पर अपने लेस इंटरिम डिविडेंड करेंगे, ठीक उसके नीचे लेस इंटरिम डिविडेंड के नीचे लेस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 1645 लिखेंगे। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा? जहां पर अपने प्रोविजन फॉर टैक्स लिखे ना, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, वहां पर प्रोविजन फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे लिख देंगे। ठीक है, जहां पर अपने प्रोविजन फॉर टैक्स लिखे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के हेडिंग में, वहां पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे लिख देंगे। ठीक है, यस और नो? यस सर। युवराज बेटा आपको क्लियर है? यस सर। इशिका? अच्छा, तो अपना प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नोट खुला हुआ पड़ा हुआ है, तो उसका फायदा उठाओ। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 1645, ये कितना पर कैलकुलेट हुआ? 8,000 पर 20.56%। फिर इसके नीचे अपने नोट बनाएंगे सरप्लस का, सरप्लस का नोट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नेक्स्ट नीचे में ओपनिंग बैलेंस जैसा कि करते आ रहे हैं, देन नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसमें ऐड करेंगे, यहां से लेस करेंगे लेस इंटरिम डिविडेंड। पहले तो इंटरिम डिविडेंड माइनस होगा ना, तब ना जाकर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स माइनस कर पाएंगे। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड कितना है? 8,000। इंटरिम डिविडेंड 8,000 है और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 1645 है। ऊपर में कैलकुलेशंस अपने शो कर दिए। ठीक है, चलो ये एडजस्टमेंट भी डन। नेक्स्ट, द डायरेक्टर्स प्रपोज्ड अ डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10%। जब भी डायरेक्टर्स डिविडेंड को प्रपोज करते हैं तो दैट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। So directors proposed a dividend at the rate of 10% for the year ended 31st March 2022, excluding interim dividend. So share capital कितना है? शेयर कैपिटल को खोजो कितना है? शेयर कैपिटल कितना है? देखो 1 लाख का शेयर कैपिटल है, 1 लाख का शेयर कैपिटल है, तो उसका 10% कितना हो गया? 10,000। तो 10,000 का अपने कंटेंजेंट लाइबिलिटी, कंटेंजेंट लाइबिलिटी लिखेंगे। ठीक है, कौन सा नोट? नोट नंबर 9 क्या? नोट नंबर 10। 10 सर।
कंटेंजेंट लाइबिलिटी, उसमें आ जाएगा प्रपोज्ड डिविडेंड, कितना? 10,000। ये एडजस्टमेंट भी डन। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एंड डिसाइडेड टू ट्रांसफर 10,000 टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में 10,000 ट्रांसफर करना है, तो पीएल में से 10,000 निकालेंगे, लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना? 10,000। ठीक है, फिर उसके बाद अपने जनरल रिजर्व में 10,000 ऐड कर देंगे। दो जगह ट्रीटमेंट हो गया इसका। ओपनिंग बैलेंस एड ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस 10,000। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जरूर होगा, नहीं होगा तो नील लिख देंगे। देन क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? पेटेंट्स हैव अ लाइफ ऑफ 4 years। पेटेंट्स क्या है? इंटैंजिबल्स। पेटेंट्स क्या है? इंटैंजिबल्स। पेटेंट्स का अमाउंट कितना दिखाई दे रहा है ट्रायल बैलेंस में? 4,000। इसका बचा हुआ लाइफ कितना है? इसका बचा हुआ लाइफ कितना है? 4 साल। तो इस साल कितना अमेटाइजेशन हो जाएगा? 1,000। सो अपने नेक्स्ट नोट बनाएंगे, नोट नंबर 11, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटैंजिबल्स। समझ में आया? टैंजिबल्स के लिए अलग, इनटैंजिबल्स के लिए अलग। टैंजिबल्स के लिए अलग, इनटैंजिबल्स के लिए अलग। पेटेंट 4,000 लेस amortization। amortization कितना? 1/4 of 4,000 which is equal to 1,000। कितना है ये? 3,000 आ रहा है। और ये 1,000 का amortization का डबल इफेक्ट कहाँ जाएगा? डेप्रिसिएशन एंड amortization जहां पर लिख रहे हैं ना, वहां पर आएगा। amortization of patent, amortization of patents, amortization of patents। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट भी डन। फिर क्या लिखा हुआ है? इग्नोर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। यू जस्ट इमेजिन, दिस इज एन एरर इन द क्वेश्चन। ऊपर में बोलता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इतना है, नीचे बोल दिया इग्नोर। तो ये एडजस्टमेंट नंबर एच जो है वो स्टूडेंट को अंधेरा में रखने के लिए है, इसको अपने इग्नोर करेंगे। मतलब वैसे भी आप लोग को क्वेश्चन में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आएगा नहीं, बट फिर भी था तो मैंने दिखा दिया। अब ये एच जो है झूठ मूठ का है, ये टाइपिंग एरर समझ लो क्वेश्चन में। फिर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स इन रिलेशन टू रिजर्व्स एंड सरप्लस। अपने तो सबका नोट्स टू अकाउंट्स बना रहे हैं। तो देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन का इफेक्ट अपने दे चुके, एडिशनल इंफॉर्मेशन का इफेक्ट अपने दे चुके, एडिशनल इंफॉर्मेशन का इफेक्ट अपने दे चुके। अब नेक्स्ट क्या बचा है? नेक्स्ट अपने क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स है उसका इफेक्ट एक जगह देकर चलेंगे। सबसे पहला क्या है? स्टॉक। ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स है उसका इफेक्ट एक जगह देकर चलेंगे। सबसे पहला क्या है? स्टॉक 80,000 का।
वो चेंजेस इन इन्वेंटरीज में आ जाएगा स्टॉक 80,000, ओपनिंग स्टॉक 80,000 हो गया। एक ही जगह इफेक्ट जाएगा ट्रायल बैलेंस में जितने भी सारे आइटम्स है उसका। देन परचेजेस एंड सेल्स दिया हुआ है, फिर परचेजेस रिटर्न्स है और कैरेज इनवर्ड भी है। परचेजेस रिटर्न और कैरेज इन, तो परचेजेस है, परचेजेस रिटर्न्स भी है और कैरेज इनवर्ड भी है। तो परचेजेस के लिए नोट तैयार करना बनता है, बट सेल्स के केस में क्या सेल्स रिटर्न है क्वेश्चन में? आंसर इज नो, सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में नहीं है। तो सेल्स का अमाउंट अपने डायरेक्टली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में लिख देंगे 4 लाख रुपीस, और परचेजेस के लिए नोट तैयार कर लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में सेल्स का अमाउंट 4 लाख डायरेक्टली लिख दिए, और परचेजेस के लिए नोट तैयार कर लेते हैं। नोट नंबर 12, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेजेस कितना है? 2,50,000, उसमें से लेस परचेजेस रिटर्न 5,000, परचेजेस रिटर्न्स 5,000, एड कैरेज इनवर्ड कितना है? 1,050। कैरेज इनवर्ड कितना है? 1,050। ठीक है, कैरेज इनवर्ट को तो ऐड करना है ना, कैरेज इनवर्ट को ऐड करना है बेटा। ये एडजस्टमेंट ऑलरेडी अपने कर चुके हैं। 2,46,050, 2,46,050। ठीक है, तो परचेजेस के लिए नोट प्रिपेयर कर लिए। सो परचेजेस एंड सेल्स हो गया, परचेजेस रिटर्न हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया। वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 20, सैलरीज अपने शायद कर लिए थे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऐड किया था ना, इससे याद लो करो। हो गया। तो वही नोट में अपने वेजेस को लिख देंगे, वेजेस 25,000, वेजेस 25,000, वेजेस 25,000। ठीक है, नेक्स्ट सैलरीज का ट्रीटमेंट हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अपने कहां लिखते थे याद करो? पीएल के क्रेडिट साइड में। इधर में डिस्काउंट रिसीव्ड कहां जाएगा? अदर इनकम में। डिस्काउंट रिसीव्ड कहां जाएगा? अदर इनकम में। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव कहां जाएगा? अदर इनकम में। पीएल के क्रेडिट साइड में लिखते थे ना, याद करो। और कोई अदर इनकम दिखाई दे नहीं रहा, सो डिस्काउंट रिसीव्ड इधर में अदर इनकम में जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर? चलो नेक्स्ट, एकदम उसके जैसे ही है, सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट्स के तरह ही है। फर्नीचर फिटिंग्स ऑलरेडी हो चुका है। रेंट, याद करो रेंट का आउटस्टैंडिंग जब अपने ऐड किए थे तो उसको ले लिए थे। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस 8250 अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में 8250, अदर एक्सपेंसेस का नोट अपने प्रिपेयर किए हैं, ये रहा। उधर में सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना?
8250 हो जाएगा। यस और नो? 8250 गया। देन उसके बाद बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 25,000। तो सरप्लस में लिखो, सरप्लस का नोट कौन सा है? नोट 9। ओपनिंग बैलेंस कितना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का? 25,000। शेयर कैपिटल कितना है? 1 लाख। इसको डायरेक्टली अपने बैलेंस शीट में लिखेंगे, शेयर कैपिटल 1 लाख। शेयर कैपिटल 1 लाख, इसको डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिखा 1 लाख। देन इंटरिम डिविडेंड, ये तो आई थिंक आपने लेस कर ही दिए ना, इंटरिम डिविडेंड लेस कर दिए ना। देखो सरप्लस के नोट में लेस किए थे, इंटरिम डिविडेंड सरप्लस के नोट में लेस किए थे, जहां तक मेरे को याद है 8,000 लेस हो चुका है। देन डेटर्स, डेटर्स का नोट अपने प्रिपेयर कर लिए। क्रेडिटर्स के लिए अपने अलग से नोट बनाएंगे, ट्रेड पेबल्स का 15,500। ट्रेड पेबल्स का अलग से नोट बनाएंगे 15,500। नोट 13, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स 15,500। बिकॉज इसमें अपने बिल्स पेबल भी ऐड करेंगे ना, बिल्स पेबल भी ऐड करना है। देन प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है, प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है। जनरल रिजर्व 10,000, जनरल रिजर्व 10,000, ये इसका ओपनिंग बैलेंस है, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है। 10,000 लिखा, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है। देन उसके बाद पेटेंट, पेटेंट का ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। फिर बिल्स रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल्स में जाएगा, एंड बिल्स पेबल ट्रेड पेबल्स में जाएगा। बिल्स रिसीवेबल 3,000 का है, बिल्स पेबल 4,000 का है। बिल्स पेबल कितने का है? ट्रेड पेबल्स में बिल्स पेबल कितने का? 4,000। और ट्रेड रिसीवेबल्स में बिल्स रिसीवेबल कितने का है? 3,000। इस तरीके से ट्रायल बैलेंस के भी सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट हो चुका। नेक्स्ट अपने को क्या करना है? नोट्स को टोटल करके सही जगह प्लेस करना है, नंबर के साथ। नोट्स का टोटलिंग करके सही जगह प्लेस करना है टोटल के साथ। कितना आ रहा है? 18,000। नोट 1 is changes in inventories, negative 18,000। नोट 1, नोट 1 changes in inventories, नेगेटिव में 18,000। प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टैंजिबल्स कितना आ रहा है? 1,22,550। नोट 2, नॉन करेंट एसेट्स में आ जाओ, नॉन करेंट एसेट्स में आ जाओ। उसमें लिखो ए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड
tangible assets, Roman 2, intangible assets, tangible assets कितना का रहा था? 1,22,550, नोट 2 ना, नोट 2 Yes, या sir. हाँ नोट 2. Then depreciation and amortization, note 3, 21,450, 21,450, 21,450, note 3. Other expenses, 15,360, note 4, 15,360, note 4. Employee benefit expenses, note 5, 36,200, note 5, 36,200, 36,200, note 5. Employee benefit expenses. फिर other current liabilities कितना? 2,000. ठीक है. other current liabilities कितना? 2,000, note 6. other current liabilities, note 6, 2,000. Trade receivables, 27,890, 27,890, 27,890. कौन सा नोट बोलो? 7 ना? Yes, 7. 7. Trade receivables, 27,890 की 980 है? 890. 890 ही है ना? Yes, sir. ठीक है. देन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इसका तो प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए वेट करना पड़ेगा. सरप्लस का तो हमेशा लास्ट में होता है. कंटेंजेंट लायबिलिटी का कुछ नहीं करते. नोट 11, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, intangibles 3,000. Note 11, intangibles 3,000. Note 11, intangibles 3,000. मतलब खाली शॉर्ट टर्म प्रोविजन और सरप्लस का नोट बचा हुआ है. परचेजेस, नोट 12, 246,050. Purchases, note 12, 246,050. 246,050. 246,050. Then trade payables, last note. नोट का भी काम खत्म. कितना? 19,500. ट्रेड पेबल्स, नोट 13.
19,500. Note 13, trade payables. ठीक है, सारा नोट्स कंप्लीट, खाली प्रोविजन फॉर टैक्स और सरप्लस बचा है, उसके लिए तो अपने को पीएल कंप्लीट करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट स्टेप इज टू कंप्लीट द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. टोटल इनकम कितना आ रहा है? टोटल रेवेन्यू 4,04,000. कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड नील है. फाइनेंस कॉस्ट नील है. टोटल एक्सपेंसेस कितना आ रहा है? 3,01,060. प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है? 1,02,940. 1,02,940 का 30% निकालो. 30,882. 30,882. 30,882. ठीक है, 30,882. and profit after tax 72,052. So provision for tax 30,882 अपने शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में लिख सकते हैं. 30,882 टोटल करो प्रोविजन का. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कितना आ रहा है? 32,527. नोट 8. करंट लायबिलिटीज में लिखो नोट 8. करंट लायबिलिटीज में नोट 8. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस नोट 8 कितना रहे? 32,527 ना. 32,527. 32,527. फिर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 72,058 को सरप्लस में ले जाओ. 72,058 को सरप्लस में ले जाओ. 72,058 नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर. अब पीएल का बैलेंस निकालो. स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फाइनल क्लोजिंग बैलेंस. इट इज 77,413. जनरल रिजर्व का कितना है? 20,000. दोनों का टोटल निकालो. 97,413. लास्ट नोट कंप्लीट. नोट 9 सरप्लस 97,413 बैलेंस शीट में ले जाओ. नोट 9 97,413. तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कंप्लीट. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एंड सरप्लस का नोट भी कंप्लीट. लास्ट क्या बचा है? अपने को बैलेंस शीट का टोटल करना बचा हुआ है. लास्ट अपने बैलेंस शीट का टोटल करेंगे. 2,51,440 आ रहा है. दोनों साइड का टोटल 2,51,440 आ रहा है. डन. यस नो. यस सर. ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व हो गया. आई थिंक 40 मिनट्स में सॉल्व हुआ है.
बिकॉज 6:20 में आई थिंक आप लोगों ने फॉर्मेट कंप्लीट किया होगा और अभी 7 बजने को आ गया, तो वो भी समझा कर करो तो 40 मिनट्स लगा। अब आई थिंक फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। यस सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें, वो क्वेश्चन भी इजी है, खुद से कर सकते हैं, बट इसको अपने नेक्स्ट क्लास करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। सर एक बार पीएल दिखा दीजिए। हाँ बेटा। ऊपर से। नहीं नहीं सर, बस ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए एक से। ओके थैंक यू सर। ठीक है, तो 40 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। मैंने आपको बोला ना, अंदाजा एकदम सही लगेगा। 40 मिनट का एक क्वेश्चन है, दैट इज इट। क्लियर? यस सर। चलो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट ही ये चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग खुद से सॉल्व चाहो तो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना कैच हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, चाहो तो खुद से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। आई थिंक नेक्स्ट अपने क्या करेंगे, फ्राइडे 1 घंटे का क्लास करके इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कोई भी दिन, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में से एक दिन करके, सैटरडे से पहले। बिकॉज सैटरडे आई विल स्टार्ट विद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सैटरडे संडे मंडे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगा, तो मेरे को 1 जनवरी या 2 जनवरी से पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस कंप्लीट कर देना है, एंड देन बस। समझ में आया? ओके सर। चलो आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय। बाय थैंक यू सर। वेलकम।